मेरे पास कई लोग, कई वॉलंटियर्स आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये सारी यात्रा कैसे शुरू हुई थी। आम आदमी पार्टी के पहले परिवर्तन था, परिवर्तन कैसे बना, कब बना, क्यों बना। तो काफी लंबी कहानी है। मैंने सोचा कि टुकड़ों में बताते हैं आप लोगों को। सबको पता होना चाहिए कि ये पूरी यात्रा कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। तो आज मैं आपको 5 मिनट के लिए बताऊंगा कि परिवर्तन कैसे बना था। 1999 दिसंबर में हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे। मैंने ये सुना था एक बार एक किसी महान व्यक्ति को कहते हुए कि भ्रष्टाचार दो तरह का होता है। एक एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन होती है, एक म्यूचुअल करप्शन होती है। एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन होती है जब एक आम आदमी अपना जायज हक लेने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाता है। मान लीजिए आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपने सारे कागज पूरे कर रखे हैं, आपने सारा पूरा कर रखा है, फिर भी आपको अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर भी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो आदमी जब दफ्तर के बाहर आता है तो खूब गालियां देता है, बड़े गंदे लोग हैं, कमीने लोग हैं, फलाना ढिमका, पैसे लेते हैं। वो एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन होती है जब जायज हक लेने के लिए आदमी को पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल करप्शन, जब लेने वाला और देने वाला दोनों खुश हैं। मान लीजिए आपको ठेका लेना है, लेने वाला भी खुश है, देने वाला भी खुश है, बाहर आके कोई नहीं बताता कि पैसे लिए गए। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज ले लीजिए, विकसित देश, वहां पे एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन नहीं मिलेगी। अमेरिका में, जापान में, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे आपको, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, आपका काम 2 मिनट में रूटीन में होता है। तो एक आम आदमी के लेवल पे आपको करप्शन नहीं मिलती है। लेकिन म्यूचुअल करप्शन हर देश के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल करप्शन अच्छी है, म्यूचुअल करप्शन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन में हालांकि हमें पैसे कम देने पड़ते हैं। आपको 2,000 रुपए देने पड़ते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, 3,000 रुपए देने पड़ते हैं, इसके 2,000। म्यूचुअल करप्शन में करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है। एक बार मैंने एक व्यक्ति को कहते सुना था, महान व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि जब हर्षद मेहता 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं तो कहते मुझे उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब एक आम आदमी को जाके 3,000 रुपए देने पड़ते हैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए तो कहते मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि 3,000 रुपए का भ्रष्टाचार जो है ना, ये हर आदमी की मानसिकता को खराब करता जा रहा है, इस देश के हर आदमी को भ्रष्ट बनाता जा रहा है। जिसमें हम लोगों ने देश में कहना चालू कर दिया है कि रिश्वत लेना और देना कोई बुरी चीज नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जिस देश के अंदर रिश्वतखोरी वे ऑफ लाइफ बन जाए, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। जिस देश के अंदर हर आदमी की मानसिकता भ्रष्ट हो जाए, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन से डील करना बहुत जरूरी है। तो 1999 दिसंबर की बात है, जब हम कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ दोस्त। मैं इनकम टैक्स में उस टाइम डिप्टी कमिश्नर होता था, और हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको टैकल किया जाए। अगर हम सबको कहें पैसे मत दो, रिश्वत मत दो, तो इमीडिएटली आदमी कहेगा जी काम कैसे कराऊं, कितनी बार चक्कर मारूं। तो बहुत ही कुछ, बहुत आइडियल लोग होते हैं जो कि चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर मारते रहते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो हमने ये सोचा कि ये छोटी सी शुरुआत करते हैं। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। हमने ये सोचा कि इनकम टैक्स में अनाउंस करते हैं कि अगर आपका काम नहीं हो रहा और आपके से पैसे मांगे जा रहे हैं, आप हमारे पास आओ, हम आपका काम फ्री में कराएंगे। तो ये नेचुरल था कि जिन लोगों ने पैसे देके गलत काम कराना है, मान लीजिए किसी ने अपनी असेसमेंट करानी है, किसी ने गलत काम कराना है, वो तो हमारे पास आएगा नहीं। जिनका जायज काम फंसा हुआ है वही आएगा हमारे पास काम कराने। रिफंड लेना है, टैन नंबर लेना है, पैन नंबर लेना है, यही लोग आएंगे हमारे पास। तो हम लोगों ने ये ऐलान किया। क्योंकि मैं इनकम टैक्स में था, अगर इनकम टैक्स वालों को, मेरे बॉसेस को पता चल जाता मैं इसमें शामिल था, तो मेरे को तो अंडमान निकोबार भेज देते वो लोग। तो मैं ये पीठ पीछे काम कर रहा था, दूसरे लोग थे जो सामने आके काम कर रहे थे। तो हमने ये शुरू किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आप हमें बताओ, हम आपका काम फ्री में कराएंगे। अब ये सोच तो लिया, 4-5 लोग थे हम लोग। इसका प्रचार कैसे करें, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। सो मेरा भाई आईबीएम में काम करता है, उसको मैंने कहा, उसने मेरे को 50,000 रुपए दे दिए।
उन दिनों में 50,000 रुपये बहुत होते थे 2000 में। मेरे एक मामा जी हैं, 50,000 रुपये उनसे ले लिए तो 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए के हम लोगों ने उन दिनों, आपको देखा होगा, कपड़े के बैनर हुआ करते थे सड़कों के ऊपर, इस खंबे से उस खंबे तक कपड़े का बैनर लगा करता था। तो हमने खूब सारे बैनर छपवा लिए, 1000 या 2000 बैनर, और पूरी दिल्ली पे लगा दिए, पूरी दिल्ली में। तो बैनर बनवा लिए, लेकिन लगाने के उतने पैसे नहीं थे। तो मुझे याद है हम लोग रात को 1 बजे 2 बजे पोल के ऊपर चढ़ा करते थे, सीढ़ी ले जाया करते थे, पोल के ऊपर चढ़ा करते थे और बैनर लगा के आया करते थे हम लोग। थोड़ा डर भी लगता था, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पता चलेगा कि डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ता हुआ पाया गया। वो छुप छुप के किया करते थे हम लोग। एक वेबसाइट बनाई थी हम लोगों ने, परिवर्तन.com करके। तो चूंकि मैं इंजीनियर हूं तो वेबसाइट बनानी आती थी, तो खुद ही वेबसाइट बना ली थी, पैसे तो थे नहीं। और उस वेबसाइट पे हमने लिखा कि भाई अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए और वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए। आप लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि जो सबसे पहला व्यक्ति जिसने वेबसाइट पे रजिस्टर किया था परिवर्तन.com पे, वो था मनीष सिसोदिया। तो मनीष से इस तरह से मुलाकात हुई थी। तो पहला वॉलंटियर आया मनीष सिसोदिया। तो हमें तो नई नई वेबसाइट थी, नई नई एनजीओ बनाई थी, तो बड़ी खुशी हुई। अभी तो काफी वॉलंटियर्स आते हैं, उन दिनों में तो पहला एक वॉलंटियर आया 1 हफ्ते के बाद, तो हम सारे लोग उसके घर गए, वॉलंटियर के घर, उसका स्वागत करने के लिए। मुझे याद है मनीष शकरपुर में रहता था, स्कूल ब्लॉक में उसका घर होता था। उसकी छत पे, घर की छत पे बैठ के हम लोगों ने उसके साथ बातचीत की और मनीष उसके साथ बात जुड़ा। और 5 साल मनीष ने हमारे साथ पार्ट टाइम काम करने के बाद फिर अपनी नौकरी छोड़ दी। तो इस तरह से ये परिवर्तन शुरू हुआ। तो हमने इनकम टैक्स से शुरू किया कि इनकम टैक्स में अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप हमें बताओ, हम आपका काम फ्री में कराएंगे। धीरे धीरे हमें लगा कि यार इनकम टैक्स में तो अमीर लोग हैं, इनकम टैक्स तो मिडिल क्लास या ऊपर वाले देते हैं, हमें कोई गरीबों का मुद्दा उठाना चाहिए। तो फिर हमने बिजली विभाग लिया। उन दिनों में आपको याद होगा दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, बिजली विभाग सरकारी होता था। तो विद्युत बोर्ड हमने लिया कि अगर आपके बिजली विभाग में कोई पैसे मांगता है तो आप हमें बताओ, हम आपका काम फ्री में कराएंगे। तो हमने 3 ऑफिस पकड़े, बिजली विभाग के 3 डिस्ट्रिक्ट पकड़े, लक्ष्मी नगर, नंदनगरी और नेहरू प्लेस। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज के बाहर 11 बजे से 1 बजे तक का पब्लिक डीलिंग का टाइम होता था। हम लोग उन दफ्तरों के बाहर टेबल चेयर लगा के बैठ जाते थे और जो भी अंदर जाता था उसको कहते थे भाई साहब अंदर पैसे मत देना, अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो हमें बता देना, हम बैठे यहाँ पे, आपका काम फ्री में करा देंगे। इसी बात से अंदर हड़कंप मच गया। वहां पे अंदर क्लर्कों को, अफसरों को पता चल गया ये बाहर बैठे हैं परिवर्तन वाले और ये हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो हम लोग बाहर बैठ के उनके पर्चे बांटा करते थे और लोगों से उनकी शिकायतें लेते थे और एक साथ शिकायतें लेके अंदर जाया करते थे और उनके ऊपर प्रेशर डाला करते थे कि इनको आप समाधान कीजिए, बिना पैसे के आप इनका काम कराइए। उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते थे। जैसे मैं कई बार छुट्टी लेके वहां पे दफ्तर के बाहर, इनके लक्ष्मीनगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक बार खड़ा हुआ था और पर्चे बांट रहा था। तो एक आदमी आया, मेरे को देख के कहता है कि आप अरविंद केजरीवाल हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आप पहले टाटा स्टील में काम करते थे? मैंने कहा हाँ। कहते हैं आपको याद होगा मैं भी आपके साथ टाटा स्टील में काम किया करता था। तो मैं तो पहचान नहीं पाया उसको। तो उस आदमी को मेरी हालत देख के बड़ी दया आई, उसको लगा कि शायद टाटा स्टील से नौकरी छोड़ने के बाद मेरे को नौकरी नहीं मिल रही और मैं आजकल पर्चे बांट रहा हूँ इस तरह से। तो उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो मैं टाटा स्टील में चेयरमैन से बात करता हूँ, आपको दोबारा नौकरी दे देंगे, आप ये काम छोड़िए। मैं कहा नहीं जी, मेरे को इस काम में बड़ा मजा आ रहा है, आप भी थोड़े पर्चे ले लो, आप भी बांटो यहाँ पे पर्चे खड़े होके। एक बारी नेहरू प्लेस के दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे, तो बाई चांस वहां पे मेरा आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर जो मेरे अंडर में काम करता था, वो आया, कहता सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कहा लो तुम भी पर्चे बांटो यहाँ पे खड़े होके। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते थे। तो अगले गूगल हैंगआउट में आगे और बताएंगे आपको। काफी लंबी कहानी है परिवर्तन की भी, आम आदमी पार्टी की भी, अन्ना आंदोलन की भी। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों की क्या यात्रा रही।